नमस्कार। मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अगले बजट पर। दोस्तों, अगली 1 फरवरी को भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2023-24 का बजट पेश करने जा रही हैं। दोस्तों, इस बार बजट का जो मौका है वह बिल्कुल अलग किस्म का है, क्योंकि हमने यह देखा कि पिछले 2017 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में जो लगातार गिरावट का दौर चला, फिर हमने यह देखा कि फिर जो है कैसे नोटबंदी, जीएसटी की वजह से कैसे हमारे अर्थव्यवस्था की विकास दर में गिरावट आई। हमारे सारे इकोनॉमिक के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर और उनके सारे मोमेंटम बड़े ही शिथिल पड़ गए। फिर हमने यह देखा कि कैसे कोरोना काल में हम चारों तरह से चारों खाने चित्त हो गए और अर्थव्यवस्था में रोजगार, निवेश, उत्पादन सब कुछ प्रभावित हुआ। हमने देखा कि लगातार लॉकडाउन का सामना करना पड़ा। 2020 और 21 तो अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा ही दुस्वप्न साबित हुआ। लेकिन 2022 से जब हमारी अर्थव्यवस्था पुनः पटरी पर आने लगी, हमारे अलग अलग तिमाही के जो विकास दर आए, उससे काफी आशा का संचार हुआ। हमने यह देखा कि कैसे हमारे उत्पादन बढ़े, बुनियादी क्षेत्र का विकास बढ़ा, थोड़े रोजगार भी बढ़े, रेलवे चलनी शुरू हुई, गांवों से मजदूरों का शहरों की ओर आगमन हुआ, कहीं ना कहीं हमारी मांग बढ़ी। हमने यह भी देखा कि हमारा निर्यात काफी तेजी से बढ़ा। हमने यह भी देखा कि हमारा आयात भी बढ़ा, जो इस बात का द्योतक था कि हमारी अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग जो है पुनः पटरी पर आ चुका है और हमें विदेशों से वो तमाम टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल, मशीनरी और वो सारी चीजें जो उत्पादन की जरूरत पड़ती है, उसका हम भारी पैमाने पर हमने आयात किया। लेकिन कुल मिलाकर के अभी मौजूदा काल में हमने यह भी देख रहे हैं कि विदेशी अर्थव्यवस्था का जो आलम है वो मंदी की ओर इशारा कर रहा है और इसी वजह से दिसंबर में हमारे निर्यात घटने शुरू हो गए। दुनिया के कई बड़े मुल्क, वहां पर विकास दर में काफी गिरावट आई है। दुनिया का सबसे विकासशील देश, विकसित देश चीन की विकास दर अब 2 या 3% पर आ गई है और उन्हें अब नए सिरे से कोविड के संक्रमण का एक तरह से सामना करना पड़ रहा है और एक तरह से चीनी सरकार अपने तमाम शहरों को लॉकडाउन के एक तरह से दायरे में ला चुकी है। अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्था का भी हाल तंग है। वहां पर तो इस बार पहली बार अभूतपूर्व तरीके से महंगाई भी बढ़ी है, मुद्रास्फीति डबल डिजिट से ऊपर जा चुकी है। लेकिन आज की तारीख में भारतीय अर्थव्यवस्था में चाहे और कई सारे संगीन हालात हों, हमारी बेरोजगारी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। हम उतने रोजगार नहीं पैदा कर पा रहे हैं जितना हमारा अलग अलग सेगमेंट में बेरोजगार हैं, चाहे वो स्किल्ड वर्कफोर्स हो, नॉन स्किल्ड वर्कफोर्स हो या एजुकेटेड वर्कफोर्स हो। उस तरीके से हमें रोजगार प्राप्त नहीं हो पा रहा है। लेकिन बड़े शुक्र की बात है कि यह बजट उस समय पेश हो रहा है कि जब हमारी मुद्रास्फीति की दर 5% से नीचे चली गई है और हमारे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर जो 2 साल की कोरोना की अभूतपूर्व बंदी के बाद जब खुले हैं, तो उनके जितने रॉ मटेरियल है वो काफी महंगे हो गए हैं। यानी एंसिलरी इंडस्ट्री, इंटरमीडिएट इंडस्ट्री में जितना एक तरह से सप्लाई होनी चाहिए फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, चाहे वो रियल एस्टेट हो या मैन्युफैक्चरिंग हो या कई सारे ऐसी असेंबल्ड इंडस्ट्री हो, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हो, उनकी उतनी पर्याप्त आवक नहीं होने की वजह से या वो रॉ मटेरियल या वो इम्प्लीमेंट्स महंगे होने की वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो अदर देन एग्रीकल्चर गुड्स है, इंडस्ट्रियल गुड्स है, कैपिटल गुड्स है, वो महंगे हुए हैं और उसकी लागत बढ़ी है और कुल मिलाकर के वह हमारे उत्पादन, रोजगार को उतनी अनुकूल मोमेंटम नहीं दे पाई है। लेकिन चूंकि निर्मला सीतारमण को यह बात मालूम है कि उनके सरकार का एक तरह से यह अंतिम रेगुलर बजट है दूसरे टर्म का, और हम सब जानते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल इकोनॉमी में सरकारें वो फैसले लेती हैं जिससे वह जनता के मतों को प्राप्त कर सकें। और इस मामले में मोदी सरकार, चाहे वो 2014 के बाद से चाहे वो जितने अच्छे फैसले लिए हों, चाहे वो धन हो, सन सुरक्षा हो, सौभाग्य हो या फिर जो है उज्ज्वला योजना हो या मुद्रा योजना हो, ये सारी अच्छी योजनाएं लेने के बाद उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी के जरिए जो
उनकी गलतियों से अर्थव्यवस्था को जो धक्का पहुंचा, और फिर उसके बाद जब वह सरकार संभली, खास करके कोरोना के बाद, तो उन्होंने कई एक तरह से कॉरपोरेट को काफी ज्यादा फायदे दिए। उनके कॉरपोरेट कर को दुनिया में सबसे कम बना दिया गया, 18% पर लाया गया, जबकि अमेरिका और यूरोप में 30% से कम नहीं होता। मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में जो 2 साल 3 साल पहले जो छूट दी गई उसे कायम रखा गया। लेकिन जो सबसे बड़ा गेम चेंजर इस सरकार के लिए पिछले विधानसभा चुनाव में जो कारगर साबित हुआ वह था सस्ते अनाज की योजना। कोविड काल में आपदा की वजह से सरकारों को मजबूर होकर के मुफ्त अनाज देने की जो योजना शुरू की, और जब उन्होंने यह देखा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव जितवाने में इसकी बड़ी भूमिका थी, तो सरकार इस पॉलिटिकल फैसले को भांप गई और उन्होंने अब इस योजना को अगले 1 साल तक बढ़ा दिया। जाहिर है कि उनकी निगाह अब 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। लेकिन यह सस्ते अनाज देने की योजना भारत के राज खजाने पर बहुत बड़ा बोझ बनकर के आई है। आंकड़े बताते हैं कि 2 लाख करोड़ जो फूड सब्सिडी का लक्ष्य वित्त मंत्री ने रखा था, वो ऑलरेडी 3 लाख करोड़ को पार कर चुका है। वित्त मंत्री ने कोविड के दौरान अर्थव्यवस्था अपने बजट में घाटे की मात्रा को, फिस्कल डेफिसिट को काफी ज्यादा बढ़ाया। यह सबको समझ में आ रहा था कि सरकारों का राजस्व नहीं मिल रहा था, क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरे तौर पे बंद थी और तमाम खर्चे, चाहे वो डिफेंस के हों, पुलिस के हों या गवर्नेंस के जो सरकारी कर्मचारियों को अपना वेतन और पेंशन देना हो, उसे उन्होंने पेट्रोलियम पर भारी करारोपण किया, जिसकी वजह से हमारी मुद्रास्फीति बढ़ी। जो मुद्रास्फीति अब काबू में आई है, क्योंकि पेट्रोलियम उत्पादों में एलपीजी और सीएनजी को छोड़ करके पेट्रोल और डीजल के मूल्य कमोबेश पिछले 1 साल से स्थिर है, और कहीं ना कहीं उसका सकारात्मक असर यह पड़ा कि हमारी मुद्रास्फीति जो है 5% से, खास करके रिटेल इन्फ्लेशन उससे नीचे आया। लेकिन जिस तरीके से फूड सब्सिडी का आंकड़ा बढ़ाया गया, 3 लाख करोड़ पर पहुंच चुका है और अगले 1 साल इसे मुफ्त अनाज दिया जाना है, तो बड़ी उम्मीद इस बात की है कि सरकारों का रेवेन्यू तो बढ़ा जरूर है, लेकिन वह विकास की ओर कम, अलग अलग सेक्टर को कल्याण और प्रोत्साहन देने पर कम, मुफ्त अनाज देने पर ज्यादा खर्चा जाएगा। यह ठीक है कि 2022 में जब से हमारी अर्थव्यवस्था संभली है, जीएसटी का संग्रहण जो है पहले से काफी अच्छा बढ़ा है। जो 80-90 हजार करोड़ या लाख के आसपास जीएसटी के आंकड़े होते थे, वो अब 1.5 लाख करोड़ के आसपास आ गया है। प्रत्यक्ष कर, आय कर, निगम कर में भी अच्छा इजाफा हुआ है, क्योंकि हमने आयात में काफी इस बार बढ़ोतरी की अर्थव्यवस्था को और डेवलपमेंट को मोमेंटम देने के लिए। तो जाहिर है कि कस्टम ड्यूटी का भी कलेक्शन अच्छा खासा सरकार ने हासिल किया होगा। लेकिन जब फूड सब्सिडी सरकार ने यह तय कर लिया कि मुफ्त अनाज बांटेगी, तो इस बात के पूरे इनकारात हैं कि 2023-24 के बजट में सरकार का ध्यान अगले चुनाव पर होगा और 80 करोड़ का वोट पाने के लिए वह फूड सब्सिडी को नए सिरे से घोषित करेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब आप कहते हैं कि हम आधारभूत संरचना पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन उन रोजगारों का क्या होगा जो कि सरकारी क्षेत्र में ही जिसकी मांग हो रही है। करीब 50 लाख पद राज्य सरकारों में और करीब 10 लाख पद केंद्र सरकार में जो है खाली पड़े हैं, और कहीं ना कहीं से गवर्नेंस भी प्रभावित होता है, सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन जो भी ढीला पड़ता है। लेकिन चूंकि हमारी लेबर पॉलिसी खास करके संगठित वर्क फोर्स के लिए ऐसी बनी है जिसकी वजह से सरकारें सरकारी नौकरी देने से कतराती हैं, और जो पहले से नौकरी प्राप्त है उनको छेड़छाड़ नहीं कर सकती। सरकारों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह एक बोल्ड फैसले लें और पहले से जो उनके कामगार हैं उनको भी उसी श्रेणी में लाएं जिसको वो नए कामगारों को जिस श्रेणी में वो रखते हैं। लेकिन चूंकि संगठित क्षेत्र को लेकर के जो वर्किंग कंडीशन है, वही असंगठित क्षेत्र का जो वर्किंग कंडीशन है, वो उसमें जमीन और आसमान का फर्क है, और इसी वजह से हमारे यहाँ गैर बराबरी इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है। ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट आई है वो हमारी आंखें खोलने वाली है। सरकारों के निर्णय प्रक्रिया पर एक बहुत बड़ा तमाचा भी जड़ने का काम कर रही है। कुल मिलाकर के रूरल इकोनॉमी जो कहीं ना कहीं पहले से अच्छी हालत में आई है, एग्रीकल्चर तमाम देशबंदी, नोटबंदी और कोरोना की बंदी के बावजूद एग्रीकल्चर कमोबेश हमारा चलता रहा है। लेकिन एग्रीकल्चर का एक बड़ा सवाल जिस वजह से किसानों ने 1 साल लंबा आंदोलन किया वह था कि एमएसपी को लीगलाइज करने का, लेकिन सरकार अंदर खाने से कुछ और सोच रही थी।
एक तो वो कॉरपोरेट को भी खुश करना चाहती थी कि भारत की खेती में जो सीजन में इनके उत्पादों के दाम जो भयानक गिरते हैं उसका कॉरपोरेट पूरा फायदा उठाए, निवेश करके स्टोर हाउस बनाए और कम दाम पर खेती के तमाम उत्पादों को खरीद ले और संग्रहण करके कोल्ड स्टोरेज के जरिए और तमाम वेयर हाउस के जरिए ऑफ सीजन में पूरा मुनाफा कमाए। लेकिन किसानों के आंदोलन से उन कानूनों को सरकार ने वापस ले लिया, लेकिन एमएसपी का लीगलाइज करने की मांग नहीं मानी, क्योंकि सरकार ने यह बार बार दुहाई दी कि वह मार्केट इकोनॉमी की बात करती है, प्राइवेट सेक्टर को लाने की बात करती है, लेकिन एग्रीकल्चर खरीद में वह मार्केट में लेवल प्लेइंग फील्ड से कतराती है। और ये उसने यह तय किया कि हमारी एफसीआई ही केवल किसानों की अनाज खरीदेगी और हम जो है फ्री में अनाज बांट करके वोट बैंक का जो है एक तरह से पूरा जो है प्राप्त करेंगे। कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से काफी ये लिक्विडेटिव कदम होगा। और इसी वजह से एमएसपी को बाध्यकारी उन कॉरपोरेट के लिए नहीं बनाया गया जो तमाम आटा मिलों में गेहूं खरीदते हैं, तमाम जो है फैक्ट्रीज में आलू खरीदते हैं, प्याज खरीदते हैं और वो तमाम दलहन तिलहन के उत्पाद खरीदे जाते हैं, जिनकी खरीदारी भारत सरकार की एजेंसियां नहीं करती। नियम में तो है कि की जाए, लेकिन भारत सरकार की एफसीआई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गेहूं और चावल के अलावा दलहन तक की भी खरीद नहीं करता। बड़े स्पेशल केस में दलहन की उत्पादन बढ़ाने के लिए जब सरकार ने एमएसपी बढ़ाया था तो दलहन की जैसे तैसे कुछ खरीद की गई थी। तो कुल मिलाकर के इस बजट में इस बात पर सबके ध्यान होंगे कि एग्रीकल्चर के लिए कौन सा फंडामेंटल फैसला लिया जाता है, क्योंकि इसी मोदी सरकार ने 2017 में कहा था कि अगले 5 साल में वो किसानों की आमदनी दोगुनी करेगी। दोगुनी करना तो दूर, किसानों से एक बहुत बड़े आंदोलन से उन्हें मुठभेड़ करना पड़ा और कुल मिलाकर के एमएसपी को लेकर के अभी भी यह सरकार कोई क्लैरिफिकेशन और क्लैरिटी वाला डिसीजन नहीं ले पाई है। क्योंकि अगले साल चुनाव होना है, देश में मध्य वर्ग तेजी से बढ़ रहा है, उसकी एक विशाल आबादी हो चुकी है। एक तरफ देश में खरपतियों का इजाफा हो रहा है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से मिडिल क्लास में एक असंतोष आया है और मिडिल क्लास से कहीं ना कहीं देश के लोअर क्लास में भी असंतोष है। तो कुल मिलाकर के जो हमारी डेमोक्रेसी जो कहीं ना कहीं सेक्शनल अपीजमेंट करती है, पॉलिटिकल अपीजमेंट करती है और कुल मिलाकर के पॉलिटिकल मिसएडवेंचरिज्म में राज खजाने को भी पूरे तौर पर खाली कर दिया जाता है, उसकी सबसे बड़ी सबूत इसी बजट में दिखाई देती है। हम कहना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने इस बात का उद्घोष किया था कि अब रेवड़ी कल्चर समाप्त किया जाना चाहिए, मुफ्तखोरी कल्चर समाप्त किया जाना चाहिए। उनका इशारा उन राज्य सरकारों की तरफ था जो फ्री में बिजली, पानी और तमाम तरीके के सौगात वोट मतदाताओं को बांट करके अपने वोट बैंक का इलाज कर देते हैं, लेकिन इकोनॉमी को कहीं ना कहीं खोखला कर रहे होते हैं। बात बिल्कुल जायज है, अगर बिजली उत्पादन करने में लागत आती है तो उसका शुल्क वाजिब रूप से उपभोक्ताओं से लेना होगा। अगर किसानों के उत्पादन करने में अगर उनकी लागत आती है तो किसानों को उनको उत्पादन का दाम भी देना पड़ेगा, अन्यथा आप जो उन्हें खाद और उन्हें जो अलग तरह की जो सब्सिडी देते हैं वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है और किसान को यह नहीं लगता कि उन्हें जो है ये राहत मिला है या उन्हें इसका मूल्य अदा करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक समय बड़ी अच्छी बात कही थी कि खेती के जितने इनपुट हैं उनका जो है एक कॉम्पिटिटिव मार्केट बनाया जाए, प्राइवेट प्लेयर को लाया जाए। वह तरीका किसानों के इनपुट के दामों को कंट्रोल करने का एक वाजिब तरीका है, लेकिन किसानों के उत्पादों को एमएसपी के लीगलाइजेशन करने के जरिए ही हम उन्हें ज्यादा लाभकारी बना सकते हैं और देश की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर में एक लेवल प्लेइंग फील्ड ला सकते हैं। कहीं ना कहीं बजट से इस बात को लेकर के भी आसबदी होगी। इस बजट में इस बात का भी अंदेशा है कि असंगठित क्षेत्र जो एक तरह से कहीं ना कहीं उपेक्षा का शिकार है, जो आमतौर पे कभी न कभी फायर कर दिया जाता है, छटनी कर दी जाती है। अभी हमने देखा कि कॉर्पोरेट में तमाम लोगों की छटनी हुई। अभी देशबंदी, नोटबंदी और कोरोना की वजह से कितने मजदूर बेरोजगार हो गए। कई सारी इंडस्ट्री और फैक्ट्रियां बंद कर दी जाती हैं। कई फैक्ट्रियां तो पॉलिटिकल डिसीजन से भी बंद की गई, जैसे हिमाचल में सरकार बदली और हिमाचल की सीमेंट फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। तो कुल मिलाकर के मजदूरों के लिए पूरे देश के स्तर पर किस तरीके से उन्हें न्यूनतम मजदूरी, किस तरीके से उन्हें सामाजिक सुरक्षा और तमाम तरीके के जो श्रम कल्याण के जो स्कीमें हैं, चाहे उनकी बीमारी हो, उपचार हो या उनके संगठित क्षेत्र की तरह की सारी सुविधाएं हों,
उसे फराहम करने को लेकर के भी इस बजट में लोगों की आस बधी होगी। लेकिन कुल मिलाकर के बजट से जो सबसे बड़ी आस लोगों को यह बधी होती है कि उन्हें कितना ज्यादा कर में रियायत मिल रहा है, कितना ज्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है, कितना ज्यादा इंसेंटिव मिल रहा है। हम सब जानते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप को लिए यह सरकार ने अच्छा काम किया है। स्टार्टअप बिजनेस को कई तरीके से करों में ही केवल छूट नहीं दी गई, कई तरीके से उन्हें कर्जे भी फराहम किए गए और ये सरकार दावा कर रही है कि हम दुनिया में दूसरे सबसे ज्यादा स्टार्टअप वाले देश हैं। यह ठीक है, भविष्य को ध्यान में रख करके जिस तरह से कंप्यूटर उद्योग को पनपाया गया और एक समय आकर के भारत सॉफ्टवेयर में महाशक्ति बना, तो कहीं ना कहीं स्टार्टअप के जरिए हम कहीं ना कहीं एक फ्यूचर में एक एंटरप्रेन्योर का एक नया कल्ट और एक नया रिजीम हम पैदा करने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं, लेकिन देश में बेरोजगारी की जो भयावह और विशाल जो स्थिति है, उसमें सरकार को सबसे पहले अपने तमाम सरकारी क्षेत्र के जितने रोजगार हैं उन्हें प्रदान करना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और एक समान श्रम नीति, शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति लाकर देश में जो एक गैर बराबरीवाद है उसको भी आप समूल नाश कर सकते हैं। कहीं ना कहीं बजट ही उसका एक पैमाना होता है, क्योंकि बजट में केवल घोषणाएं, करों के छूट, प्रोत्साहन, बजट एलोकेशन, एक्चुअल एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, अगले साल का प्रोविजन, करंट ईयर का प्रोविजन करने का एक तरह से केवल दस्तावेज नहीं होता। बजट कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था के तमाम सेक्टर को लेकर के क्या एक नया नीतिगत वक्तव्य है, क्या एक पर्सपेक्टिव है, क्या दृष्टिकोण है, और सरकार अगले 1, 2 और 5 साल और 10 साल में क्या करना चाहती है। बजट कहीं ना कहीं कई दृष्टि पत्रों को भी लेकर आता है। तो हमें उम्मीद है कि 1 फरवरी को एक तरह से आने वाले बजट में, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की जो मौजूदा स्थिति है वो एक नए तरीके के आशावाद का संचार करेगा। सबसे पहले हमारी विकास दर को मौजूदा 6% से बढ़ाकर कम से कम 7 या 7.5% लाने का प्रयास करेगा। ज्यादा से ज्यादा रोजगार का सृजन करेगा, सरकारों के राजस्व बढ़ाएगा, जो प्रायोरिटी सेक्टर है वहां पर आवंटन बढ़ाएगा, और कुल मिलाकर के एक बराबर ट्रीटमेंट करने का जरूर प्रयास करेगा। क्योंकि इस देश में सारी जनता एक बराबर है, सबके मत एक बराबर हैं, लेकिन हमारे इस देश में कहीं ना कहीं एक तरह से वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, रसूख के आधार पर जो अलग अलग तरीके के लोग मलाई काटते हैं, सरकारों का काम है कि उसको करेक्ट करें और सब लोगों को एक बराबर अवसर उनकी योग्यता, मेहनत और उत्पादकता के आधार पर दें, एक इक्वल ट्रीटमेंट करें। यही डेमोक्रेसी का भी तकाजा है और यही हमारे एक तरह से हमारी भारत राष्ट्र राज्य का तकाजा है। हमें लगता है कि इस चुनावी बजट में एक तरह से मोदी सरकार भले रेवड़ियों का विरोध करती हो, रेवड़ी बांटने से वह भी बाज नहीं आएगी, क्योंकि जो नेशन फर्स्ट की बात करते हैं जब चुनाव आता है तो वह इलेक्शन फर्स्ट की सोचते हैं। इसी नोट के साथ मैं अपनी यह बात समाप्त करता हूं। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर पुनः बात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब बखैर।